हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एमपीपीएससी मेंस का जो पहला मॉक टेस्ट हमारी एकेडमी में हुआ है वो डिस्कस करूंगा। जो पहला मॉक टेस्ट था इसका जो टॉपिक था वो थे 7th, 8th, 9th और 10th यूनिट पेपर 3 के। ये टेस्ट पूरा इंग्लिश मीडियम में था और स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इस मॉक टेस्ट के साथ मैं आपको एक क्वेश्चंस भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मैं एक टेस्ट कॉपी जो चेक हुई है एक स्टूडेंट की वो भी दिखाऊंगा। उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या पूछा गया है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको ये छोटे छोटे जो डाउट्स रहते हैं मेंस को लेके वो एक बार आपके रिमूव हो जाएं। सो जो ये पहला टेस्ट था ये 1.5 आवर्स का था और इन 150 मार्क्स का 1.5 घंटे का था। ओके, तो हमने वो जो पूरा आपका 3 आवर्स का उसका लगभग आधा ही कर दिया पूरा। तो 30 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, हमने उसके 15 ही पूछे हैं। पहला क्वेश्चन डिफॉरेस्ट्रेशन के ऊपर है 3 मार्क का। फिर ई वेस्ट क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, शेल गैस, कोल बेड मीथेन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मेंशन 3 जियोथर्मल एनर्जी साइट्स इन इंडिया, कोकिंग कोल क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डीप फेक क्या है, SSLV फंक्शन ऑफ एक्चुएटर, ओर्स ऑफ आयरन, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये 3 मार्कर के सवाल थे आपके। 5 मार्कर में ट्रॉफिक लेवल पूछा गया, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिग बैंग थ्योरी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, चंद्रशेखर लिमिट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कार्बन फुटप्रिंट, हाउ इज इट मेजर्ड। 5 मार्कर में पूछा गया। वैसे तो ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आप याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जब आप मेन एग्जाम लिखेंगे। यहाँ हमने दे दिया था मेजर एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस करेंटली इन प्लेस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ये आपका डायरेक्टली सिलेबस से सवाल उठाया है, आपके सिलेबस में ये वर्ड मेंशन्ड है सेम इसी तरह से, तो डायरेक्टली हमने 11 मार्कर का सवाल वहाँ से उठाया। व्हाट इज़ बायो एनर्जी, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी, ऑल्सो हाईलाइट्स इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ग्लोबल क्लाइमेट का स्टेट क्या है करेंटली अफेक्टिंग द वर्ल्ड नाउ एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। कंट्रीब्यूशन ऑफ होमी जहांगीर भाभा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिमिटेशंस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, नीड फॉर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है आपकी जो 7th यूनिट है उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा है शुरू के वाले पोर्शन में, तो उसमें से हमने 4 पूछ ली हैं। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी, RR कैट। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला सवाल पूछा गया डिफॉरेस्टेशन से, बहुत ही सिंपल सवाल है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आपका जो पेड़ रहते हैं उसका जो रेट रहता है फॉरेस्ट वगैरह को उगाने का, वो रेट कम होता जा रहा है, मतलब फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं, जैसे कि हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन एक तरह का डिफॉरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ये सब इम्पैक्ट है। तो आपको शॉर्ट में ही लिखना है। देखिए, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि 1 लाइन और 10 वर्ड्स। ओके, तो 3 मार्कर के सवाल में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो किया था कि 3 मार्क के जो सवाल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कैंडी की तरह हैं, आपको वो सवाल को ज़्यादा ही पसंद आएंगे क्योंकि वो इजीली डुएबल रहते हैं और ज़्यादा लिखना भी नहीं होता। आपको मात्र 2 लाइन दी जाती हैं, उन 2 लाइनों में आपको 10 वर्ड या तो आ जाते हैं या 1 लाइन आ जाती है। कई लोग तो उसको एक या सिंगल या 2 वर्ड्स में ही उसको लेके ख़त्म कर देते हैं। तो आप बिल्कुल भी 3 मार्कर में ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। ओके, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब साइंस वाला बच्चा कैसा लिखता है, वो सीधे लिखता है डॉक्टर BR अम्बेडकर और वो आगे बढ़ जाता है। आर्ट्स वाला बच्चा लिखेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 दिसंबर, ईयर लिख देगा 1946, फिर वो चेयरमैन ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखेंगे, रिगार्डेड एज द वो कॉन्स्टिट्यूशन मैन ऑफ इंडिया या
मैन हु फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये सब लिख देंगे। अगर आप इतना लिखोगे तो फिर ये 11 मार्कर वाले आप कब अटैम्प्ट करोगे? आपको इस चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको सोचना है कि 3 मार्कर के आपको 2 या 3 सवाल ही लिखने हैं। आपका पेन का स्पीड बढ़ जाए, यहाँ पे अगर किसी वजह से कुछ गलत भी लिख देते हो तो मार्क्स कितने जाएंगे मैक्सिमम? वो 3 मार्क्स से आपके काटेगा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने टू द पॉइंट लिखा है, सही लिखा है, तो सामने वाला आपको एक आधा नंबर दे ही देगा। 3 मार्कर लिखने के बाद, 1-2 लिखने के बाद आप सीधे 11 मार्कर पे जाओ, पहले वो अटैम्प्ट करो। 11 मार्कर में आपको 2 पेज मिलते हैं, मतलब एक फ्रंट का पेज और एक पीछे का पेज। 11 मार्कर में आपको टाइम भी, मतलब आप वो क्वेश्चन, क्योंकि कुछ सोचने वाले हो सकते हैं, अगर वो फैक्चुअल नहीं है तो जो सोचने वाले क्वेश्चन है उसमें आप आराम से सोच के लिख सकते हो। फिर 5 मार्कर अटैम्प्ट कर लो, और फिर एंड में जो आपका आखिरी का 1 घंटा लगभग बाकी है उसमें आप बचे हुए 3 मार्कर करो। अगर किसी वजह से आप 3 मार्कर अटैम्प्ट नहीं भी कर पाते हो, 2-3 छूट भी गए और सामने वाले ने, एग्जामिनर ने आपका पेपर ले लिया, तो लॉस आपका सिर्फ 9 मार्क्स का हुआ, क्योंकि 3 क्वेश्चन छूटे हैं। और अगर आप 3 मार्कर से आराम से अटैम्प्ट कर रहे हो, 5 मार्कर अटैम्प्ट किया और 11 मार्कर तक पहुँचे और 2 11 मार्कर के छूट गए, तो 22 नंबर गए। तो मतलब आपकी कॉपी 300 - 22, वो जो भी अमाउंट होगा उससे ही कॉपी जची जाएगी, और उसका भी अगर आधा मिला तो आप बाकी लोगों से रेस में बाहर हो। तो आप सीधा सीधा मान लो कि यहाँ पे रेस है कि पूरा पेपर कौन पहले ख़त्म करता है। इस चीज़ पे ज़्यादा विथ एक्यूरेसी, मतलब पेपर ख़त्म होने का वो तरीका नहीं है कि आप जो चाहो वो लिख दो। पेपर ख़त्म होने का मतलब ये है कि आप एक्यूरेसी के साथ लिखो। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन। फिर ई वेस्ट आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितने भी हमारी सेल्स, बैटरीज, लैपटॉप्स वगैरह। एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। तो ट्राई टू गिव मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, बिकॉज दैट गिव्स एन आइडिया कि सामने वाला, हाँ, वो थोड़ा नॉलेजेबल है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसे मिथेनोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट पॉल्यूशन। नाइट्रेट इन द वाटर सिग्निफाइज रिसेंट पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का एक इंडिकेटर होता है, तो नाइट्रेट का आप डायरेक्टली लिख सकते हो। शेल गैस क्या होता है? शेल गैस वो गैस होता है जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के बीच में एंट्रैप्ड है। शेल गैस रिवॉल्यूशन अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका अभी गैसेस को लेके या ऑयल को लेके सेल्फ सफिशिएंट इसलिए क्योंकि उसने शेल गैस को डिस्कवर किया है। कोल बेड मीथेन क्या होता है? कोल बेड मीथेन आपके जो जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं उस जगहों पर मीथेन इकट्ठा हो जाता है। इस मीथेन को आप निकाल के इसे गैस के फॉर्मेट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पर, शहडोल वगैरह के जगहों पे इसको निकाला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश को लिया जाए तो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्टार लेबलिंग का काम करता है ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर्स रहे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, अप्लायंसेस को बहुत एफिशिएंटली बनाए, मतलब एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ करे, लॉसेज एनर्जी में कम हो। ओके, ये स्टार लेबलिंग के नाम पे इंडिया में बिकता है, जैसे कि आपने एसीज़ में, फ्रिजेज़ में स्टार लेबलिंग देखा होगा। फिर मेंशन 3 जियोथर्मल साइट्स ऑफ इंडिया। एक आपको पता होगा, जियोथर्मल एनर्जी मतलब हम अर्थ के अंदर से एनर्जी निकाल रहे हैं। एक आपकी पूगा वैली है लद्दाख में, एक है मणिकरण है आपका हिमाचल प्रदेश में। देन वी हैव गॉट तात्रा पानी छत्तीसगढ़। और आपको पता होना चाहिए कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर इलाका है, जैसे कि सोन नर्मदा वैली रीजन, वो बहुत वहाँ पे इम्पैक्ट है, बिकॉज उसका फॉर्मेशन आपको पता होगा नर्मदा एक रिफ्ट वैली में बह रही है, राइट। तो एक वो अच्छी साइट्स हैं, और ऊपर से जब नॉर्दर्न जो हिमालय का रीजन है वो अच्छी साइट्स हैं। तो जियोथर्मल की आप एनर्जी साइट्स इन इंडिया, उन्होंने स्पेसिफिक साइट्स का नाम पूछा है, तो आपको रीजन नहीं लिखना, आपको साइट्स का नाम ही लिखना है। ये 3 तो फेमस साइट हैं। फिर कोकिंग कोल क्या होता है? कोकिंग कोल इंडिया इंपोर्टर है। कोकिंग कोल का एक ऐसा कोल रहता है जिसमें सल्फर कंटेंट थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली, और ये आपका ब्लास्ट फर्नेस में काम आता है, आयरन के उसमें काम आता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की किसी भी पानी में उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो कितनी ऑक्सीजन को डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी का पार्ट है, इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। बीओडी ज़्यादा रहेगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एक्टिविटी है, मतलब पानी पॉल्यूटेड है, आपको इस पानी को कंज्यूम नहीं करना है। बीओडी की लिमिट दे रखी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, WHO ने लिमिट दे रखी है, आप डायरेक्टली वहाँ से निकाल सकते हो कि कौन सी क्या लिमिट है। तो अगर बीओडी बहुत ज़्यादा होगा, पानी को कंज्यूम नहीं करना है, कम है तो कंज्यूम करना है। डीप फेक क्या है? आज की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सामने वाला का वॉइस और फेस दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो कॉपी कर लेते हैं, और सामने वाले को लगता है कि वो रियल पर्सन से बात कर रहा है, तो ये डीप फेक है, ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, इस पर इसरो ने काम किया अभी रिसेंटली, ये पिछले साल का न्यूज़ है वैसे तो,
पर क्वेश्चन इस बार हम लोगों ने पूछा था। ये सैटेलाइट्स उनके लिए है जो कंट्रीज़ बहुत महंगी सैटेलाइट्स अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, इसकी साइज़ भी कम रहेगी, और ये क्योंकि साइज़ कम रहेगी ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, लियो में। ओके, नो जियोसिंक्रोनस, वो 36,000 किलोमीटर वाला ऑर्बिट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। फंक्शन ऑफ एक्चुएटर इन रोबोट्स, रोबोटिक्स आपको बहुत अच्छे से देखना है, एक्चुएटर का फंक्शंस, बहुत सारे जो रोबोटिक्स के टर्म्स हैं उनके फंक्शंस, उनके जो अलग अलग तरीके रोबोट्स होते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है रोबोटिक्स में, ठीक है। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है, ये कुछ क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखिएगा। फ्यू ओर्स ऑफ आयरन, लिमोनाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, और कौन सा है मैग्नेटाइट, ये कुछ 4-5 ओर्स हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला साइंटिस्ट को सबसे बड़ा अवार्ड है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, देखिए ये क्वेश्चन आपके जो 10th यूनिट है उसमें अर्थ क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों दिया हुआ है। तो अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट आपसे पूछा जाए तो इसका कोड होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ओके, अर्थ क्रस्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एज अ होल, क्रस्ट वर्ड नहीं है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ओके, ये टॉप मोस्ट 4 हैं। तो आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से ये देखना है कि आपको क्या पूछा गया है और क्या लिखना है। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाएगा तो हमेशा आपको एलिमेंट पे ही फोकस करना है कि कौन कौन से एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। फिर ये 3 मार्कर के जो सवाल हैं ये आपको 1-2 लाइन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको कोई प्रोविज़न नहीं मिलेगा कि आप किसी भी किस्म का डायग्राम बनाओ, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे याद रखिएगा, इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई डायग्राम नहीं बनाना है आपको, और टू द पॉइंट लिखना, आगे बढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन करना है, सीधे जंप करना है 11 मार्कर पे, फिर 5 मार्कर और फिर बचे हुए 3 मार्कर। फिर आता है 5 मार्कर, वाटर ट्रॉफिक लेवल। आपको पता होगा एनवायरनमेंट में इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट बेस हो ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे कि ग्रासलैंड T1 लेवल पे होता है, फिर उसके ऊपर ग्रासलैंड्स में जो ग्रास हॉपर्स वगैरह हो गए वो T2 पे आ जाएंगे, उन छोटे इंसेक्ट्स को खाएंगे, उन ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। ये कॉमन एग्जांपल्स आपको NCERT बुक्स में मिलेंगे। ट्रॉफिक लेवल है। एक एनर्जी लेवल भी होता है कि वो अपना सामने वाला अपनी एनर्जी कौन से लेवल से डिराइव करता है, वो भी ट्रॉफिक लेवल हो गया। डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी पूछ लिया। एडवांटेज हर किसी को पता होता है, डिसएडवांटेजेस क्या है भाई। डिसएडवांटेजेस के केस में सोलर एनर्जी में एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एक तो उसकी जो लाइफ है वो 25 ईयर्स के आसपास ही होती है, उसमें डस्ट पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। अपनी लाइफ ख़त्म होने के बाद यही जो सोलर पैनल्स होते हैं ये ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसका मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो करंट ये देता है ये डायरेक्ट करंट के फॉर्मेट में देता है। फिर हमें अप्लाइंसेस हमारे AC करंट में चलते हैं तो हमें DC को AC में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए सोलर एनर्जी के। कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन REC, अगर कोई भी देश अपने या कोई भी रीजन, एसोसिएशन, देश, पीपल जो भी हो, वो रिन्यूएबल एनर्जी निकाल रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को सर्टिफाई करवा सकता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन है तो हमारा कार्बन एमिशन वगैरह कम होगा, कार्बन एमिशन वगैरह कम होगा तो हम उसका सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो यही है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट वाला। देन प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ये LED से रिलेटेड है। हमने LED के बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2017 में, वो है। ओके, और इसमें गवर्नमेंट नहीं, सॉरी ये LED वाला नहीं है। सौभाग्य स्कीम वो 2017 का तो स्कीम है, बट सौभाग्य स्कीम में हमने उनको एक बिजली कनेक्शन, मतलब एक बत्ती कनेक्शन जो कहते हैं, तो हम घर में एक पंखा, एक लाइट वगैरह दे रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री में लोड करके दे रही है। हाँ, वो जो गवर्नमेंट लगा रही है वो LED है, बट उसके बाद जो भी कॉस्ट है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट शुड बी बोर्ड बाय द कस्टमर। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में नहीं दे रही, इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर आपका देगा। ओके, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इंपॉर्टेंट स्कीम थी उस टाइम पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। कितने सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी तक के जितने भी प्रोटोकॉल हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें सबसे सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दिखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट देखने को ये मिला है कि हमारे जो ओजोन होल हैं वो धीरे धीरे भरने लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक डेट भी बता दी है कि कब तक ये ओजोन होल भर जाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफ़ी बार सब क्वेश्चंस के ऊपर।
फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड बिग बैंग थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है। 2-4 थ्योरीज आप याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वही नाम आएगा। फिर बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसी एक्सप्लोजन की वजह से प्लैनेट्स और सन और ये सब फॉर्म हुए। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो इकट्ठे होकर वो प्लैनेट्स के रूप में बन गए। कुछ डस्ट पार्टिकल अभी भी एस्ट्रॉइड के फॉर्मेट में घूम रहे हैं, तो ये आप बिग बैंग थ्योरी में लिख सकते हैं। ये वो थ्योरी है जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को भी सपोर्ट करती है, कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है कि जो थ्योरी यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, अपना एरिया उसका बढ़ता जा रहा है। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से सॉइल बनती है। बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। चंद्रशेखर लिमिट मैं बता देता हूँ। चंद्रशेखर लिमिट इज़ 1.44, मतलब ऐसा क्या सिचुएशन रहेगा कि कोई भी स्टार मरने के बाद, आपको पता है स्टार के 2 ही केसेस बनते हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर वो बनता है वाइट डॉर्फ। तो अगर स्टार का जो वज़न है वो 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन हो, हमारा जो अपना है, तो वो बनेगा मोर देन 1.44, तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। लेस देन 1.44 तो वो बनेगा वाइट डॉर्फ। ओके, ये इंडिया के एस चंद्रशेखर ने दिया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रशेखर का नाम आपके सिलेबस में भी है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया कि चंद्रशेखर लिमिट क्या हो सकती है। तो 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, अगर से ज़्यादा रहेगा तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार और वाइट डॉर्फ। ठीक है, ये आप कुछ देख लेना, वो मिल जाएगा आपको। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि वो इलाके जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, बहुत दिक्कत में है, वो बेड बन चुके हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेगमेंटेशन है। एग्जांपल्स वुड इंक्लूड गल्फ ऑफ मन्नार, आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़, अराकाम युमा रेंजेस वाला जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर आ रहा है। व्हाट इज़ कार्बन फुटप्रिंट, हाउ इज़ इट मेजर्ड। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी एजेंसी, कंट्री, पर्सन कितना जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, उस चीज़ को बनाने के लिए कितना एमिशन हुआ ग्रीन हाउस गैसेस का। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस की बेस यूनिट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, TCO2e। मतलब ये होता है कि हमें कोई भी और गैस को CO2 के हिसाब से कन्वर्ट करना है। जैसे कि मीथेन है, तो भाई मीथेन का जो एमिशन है वो लगभग 80 टाइम्स मोर, लाइक वो ग्रीन हाउस गैसेस वो अर्थ की वार्मिंग में 80 टाइम्स मोर कंट्रीब्यूट करेगी। तो एक मीथेन का मॉलिक्यूल 1CH4 वुड कंट्रीब्यूट टू अराउंड 80 ऑफ CO2, राइट। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 80 हो गया। तो हम इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम किसी भी शहर का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एजेंसी का, किसी भी कंट्री का हम ये निकाल सकते हैं कि उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। आया समझ में। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार हम रेलवेज़ में ना आजकल एस्केलेटर लग गए हैं हर जगह, तो रेलवेज़ में आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाओगे तो आपको एस्केलेटर है, लिफ्ट का सुविधा है। अभी लिफ्ट या एस्केलेटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली कहाँ से आ रही है, अगर मान के चलिए कोल से आ रही है, तो एस्केलेटर है हमारा, उस एस्केलेटर पे चढ़ना या लिफ्ट का यूज़ करना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है। और अगर यही बिजली रिन्यूएबल सोर्सेस से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से है, सोलर से है, कोई भी हो, तो फिर हमारा केस में कार्बन फुटप्रिंट उसका ज़ीरो है। तो अगर हम कार्बन फुटप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या कार्बन न्यूट्रलिटी जो आप कह रहे हो आगे जाके, जो बहुत इंडिया ने कमिटमेंट किया है ग्लासगो समिट में या आप कहीं पे भी, तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है कि जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं और जितना कार्बन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। ओके, तो कार्बन फुटप्रिंट हाउ इज इट मेजर्ड, इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये किसी भी इंसान का, एजेंसी का, किसी का भी निकाला जा सकता है। ओके, 5 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो आपको 50 वर्ड्स में लिखने हैं, लगभग 5 या 6 लाइन आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगे तो आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी किस्म का डायग्राम। ओके, सो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बट डायग्राम तभी आप ड्रॉ करना जब आपके पास वर्ड्स की कमी हो, राइट। ये एक जनरली एक हैक है कि किस तरह से आप, नहीं पता है ज़्यादा पर कॉन्सेप्ट पता है, डायग्राम बना दो। जैसे ट्रॉफिक लेवल वाला क्वेश्चन था, भाई कितना लिखोगे आप उसमें, क्या फ्रॉग रॉग लिखते रहोगे आप, सीधे T1 T2 लिखो, आप फ्रॉग लिखो, स्पीसीज़ के नाम लिखो, फिर आप बता दो एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र होता है यहाँ से वहाँ तक।
तो कुछ क्वेश्चन तो वो जानता है या आप उसमें से आंसर निकाल सकते हो कि यार इसको मैं डायग्राम के फॉर्मेट में लिखूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा। द मेन थिंग इज़ सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप उसमें उसके जो एजेंडा है या जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का वो आपने फुलफ़िल किया हो। देखिए 3 मार्कर में और 5 मार्कर में मार्क्स कटने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता है। MPPSC की मेंस की कॉपी बहुत जल्दी जांची इसलिए जाती है क्योंकि यार यहाँ पे 3 मार्कर का सवाल है। अगर आपने EVS लिख दिया, अगर आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम लिख दिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम में जैसे आपने नाइट्रेट मैंने आपको बताया, अब आपने वहाँ पे कुछ और लिख दिया तो सीधे सीधे मार्क्स काटेगा। वो आपको 3 नंबर में क्या, वो आधा नंबर भी नहीं देगा तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार वो तुमने नाइट्रेट सही लिख दिया, तुमने बता दिया कि वो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, तुमने बता दिया कि हम जो बाहर पे जाके स्वच्छ भारत अभियान में जो नदी के आसपास हम जो फ्रेश होने जाते थे, पॉटी करते थे, उसकी वजह से ये नाइट्रेट पॉल्यूशन का केसेस बढ़ जाते थे आगे के केस में। और बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती है वो ससेप्टेबल होती है, अगर उन्हें ऐसा पानी मिल जाए जिसमें नाइट्रेट है तो बच्चे विल टर्न इनटू ब्लू, राइट। तो इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, इंसान के इंटेस्टाइन को उतना दिक्कत नहीं आता पर उनको दिक्कत आता है। अभी बहुत ज़्यादा हो गया जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, पर अगर तुमने उसमें 3-4 क्रक्स पॉइंट भी बता दिए 3 मार्कर में तो सामने वाला खुश है। वो आपको पूरे के पूरे 2.5 नंबर देने वाला है इसमें। वो 3 तो शायद ना मिले आपको, पर 2.5 नंबर तो आपको पूरे दे देगा अगर आपने एकदम टू द पॉइंट उसके हिसाब से आंसर लिखा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 मार्कर के जो सवाल हैं और 5 मार्कर के सवाल हैं ये बेसिकली आपके ब्राउनी पॉइंट्स आप ये नहीं कह सकते हो, ईजिली यहाँ से मार्क्स उठते हैं। जहाँ पे मेन आपको फोकस करना है वो है आपका 11 मार्कर का सवाल, क्योंकि 11 मार्कर का देखिए 11 मार्क्स का सवाल है, इसका आधा कितना हो गया, लगभग 5.5। तो कोई भी एग्जामिनर अगर आपको 4 या 5 के रेंज में दे रहा है, 6 तक दे रहा है, 4 से लेकर 6 तक पकड़ लीजिए, इस रेंज में दे रहा है तो आप एवरेज बच्चे हो। पर अगर वो आपके कॉपी में आपको वो 8 दे रहा है या आपको वो 9 मार्क्स दे रहा है, तब मान के चलिए कि ये कॉपी को दोबारा भी जांचा जाता है। जो हेड एग्जामिनर होता है, जो हेड चेकर होता है, वो एक बार देखता है कि भाई इसने क्या लिखा है ऐसा कि इसको 8 या 9 नंबर मिला किसी भी चीज़ में, आया समझ में। तो आपका पूरा फोकस ये रहना चाहिए कि आप यहाँ पे बाकी लोगों से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि 3 और 5 में लगभग मोर और लेस बच्चे लगभग बराबर परफॉर्म करेंगे। जो भी बच्चा मेंस लिख रहा होता है उसके नॉलेज लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, राइट। जो टॉपर है और जो लास्ट में आ गया किसी वजह से, उसके नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं है कि उसको कुछ चीज़ नहीं पता थी। फ़र्क होता है आपकी कॉपी में कि कॉपी आप कैसे लिखते हो। 11 मार्कर में आपको पूरा सामने का एक पेज मिल रहा है और पीछे का पूरा एक पेज मिल रहा है, इनफ स्पेस टू गिव एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब बन सकता है। और इन सारी चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसलिए शुरू के ही दौर में आप 11 मार्कर अटैम्प्ट करिए। अगर 3 मार्कर शुरू में करेंगे, आखिरी के 1 घंटे में इतना प्रेशर रहता है आदमी के ऊपर कि वो 11 मार्कर में अच्छे से सोच नहीं पाएगा। तो दिस इज़ माई पर्सनल स्ट्रेटेजी। आई हैव आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड सबका यही आंसर आया कि सर इससे पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है इस स्ट्रेटेजी से, इसलिए मैं इसे बार बार प्रमोट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। 3 मार्कर का पहला सवाल था, मेजर एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस करेंटली इन प्लेस इन इंडिया, एक्सप्लेन एटलीस्ट 3 ऑफ देम। तो वो आपसे 3 पूछ रहा है, मतलब मान के चलिए पहला जो सवाल का पोर्शन हो गया वो उसने पूछा कि मेजर एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस कितना है करेंटली इन प्लेस इन इंडिया। यहाँ तक का जो सवाल है, ये जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा लगभग 2 या 3 नंबर का, ये आपका 2 या 3 नंबर का वो हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये अगला, क्योंकि एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम, अगर एक एक पे भी रहा तो ये अगला 3 × 3 तो ये हो गया 9 और प्लस 2 पकड़ लीजिए, तो इस तरह से वो 11 नंबर का फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड है। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि लगभग मैं कितना कितना लिखूंगा तो मुझे इंडिविजुअली मार्क्स मिलेंगे। अब इंडिविजुअल मार्क्स लेने के लिए सही तरीका क्या होगा कि एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस करेंटली इन प्लेस इन इंडिया आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ज़्यादा हो तो फिफ्थ। होता क्या है, अगर आपको उससे 2 नंबर लेने हैं और आप यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखो, अगर आप सिर्फ ये 2 पॉइंट लिख रहे हो तो सामने वाला इन 2 में से शायद आपको 1 दे। बट अगर आप 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिख रहे हो या 5 पॉइंट लिख रहे हो तो सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है ही वुड बी कंपेल्ड टू गिव यू मोर मार्क्स। अगर आप ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, कौन कौन से कानून हैं भाई, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपके पास, जितने भी एक्ट आपको पता हैं वो सब मेन लिख दो।
एयर पॉल्यूशन एक्ट वगैरह लिख दो, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ही पार्ट है। तो ऐसा करके ईयर के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट है तो कानून आपको ईयर याद रहना चाहिए। तो अगर आपने इतने पोर्शन के लिए आपने 5 लिख दिए, तो फॉलोइंग आर द रूल्स, और इन्हीं 5 में से कोई 3 एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या रहोगे, मेन अथॉरिटी क्या है, एजेंसी कौन है जो उसको इंप्लीमेंट करती है, इसके अंदर क्या क्या करना है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, वो रूल्स के फॉर्मेट में आप लिख दो। क्योंकि उसने पूछा है लॉज एंड रेगुलेशंस, तो रूल्स भी रेगुलेशंस का पार्ट होते हैं, तो आप वैसा लिख दो। अब आप उसमें लिखोगे, अब ये लिखने के बाद आप कैसे लिखोगे, ये 3 इसमें से लिखने हैं। तो फर्स्ट ये है इसके, और हमेशा कोशिश ये करना कि नंबरिंग करो, और उसको नंबरिंग दिखनी चाहिए। अगर उसे नंबरिंग दिख रही है तो सामने वाला जानता है कि हाँ यार इस बच्चे ने इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो किया है। तो कोशिश आप ये कर सकते हो कि नंबरिंग एकदम यहाँ की लाइन के बाजू से थोड़ा सा दूर करके इस जगह पे नंबरिंग करो, 1 ज़्यादा हो तो हाईलाइट कर दो, इसमें इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट ये अंडरलाइन करोगे, फिर थर्ड पॉइंट, फिर आप इसको अंडरलाइन करोगे। तो ऐसे में होगा क्या कि ही वुड बी कंपेल्ड टू गिव यू मोर मार्क्स। फिर अगर आपके पास जगह बच जाती है, या यहाँ आप 1 में कहीं एग्जाम्पल लिखते हो, तो एग्जाम्पल और 1 के बीच में एक लाइन खींचो कि ये एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये है, उसको दिखना चाहिए। 11 मार्कर के सवाल में अगर उसे दिख रहा है कि तुमने पूरे आंसर को होलिस्टिकली अटेम्प्ट किया है, भाई साहब आप मान के चलिए कि आपको वो अपर रेंज में लेके जा रहा है, वो आपको 7 या 8 या 9 के रेंज में दे रहा है, और यहाँ पे आप एक बच्चे से डबल कमा रहे हो, मतलब थोड़ा सा 2-3 मार्क्स का आप एक्स्ट्रा ही ले रहे हो। वो इसलिए ले रहे हो क्योंकि अगर किसी वजह से आपका 3 मार्कर छूट भी गया तो आपका दिक्कत नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो 11 मार्कर में जिसमें आंसर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो। अगर आपने थिंकिंग बेस्ड कर दिए तो दिक्कत आ सकती है। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो भी फिलॉसफी थी, वो तुम मेन पॉइंट लिख सकते हो, बट एट एनी पॉइंट आपकी जो उम्र है इस वक्त, वो जो प्रोफेसर साहब जो चेक कर रहे हैं उनकी उम्र से कम है, और प्रोफेसर साहब जाहिर सी बात है दीनदयाल उपाध्याय के मामले में आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, तो आप उन्हें तो एनलाइटन कर नहीं सकते। तो हमेशा ऐसे आंसर चुनो जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं। तो चूजिंग आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की व्हेन इट कम्स टू 11 मार्कर। 3 और 5 तो सारे करने हैं, उसमें जो ऑप्शन है नहीं। इस वाले पेपर में 11 मार्कर में भी ऑप्शन नहीं है, तो 11 भी सारे करने हैं। पर जिन जिन पेपर में, जैसे फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको चॉइस मिलती है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप इस चीज़ का बड़ा खासा ध्यान रखिएगा कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मेरा ये टेक है कि यू शुड ऑलवेज गो टुवर्ड्स द फैक्चुअल वंस, ओके। क्योंकि फैक्चुअल में आपको डायरेक्टली पॉइंट लिखने हैं, ओके। जैसे कि अभी एक मेरे ख्याल से 2019 का जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था, एवेल्युएट द जो हिस्ट्री थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, वो बताइए। और मेरे ख्याल से दूसरा उसके कंपैरिजन में जो सवाल था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इस टाइप का डीपीएसपी का जो था। अब इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब केशवानंद भारती केस वाला जो है, वो इवोल्यूशन आप शुरू करोगे तो आप कितना भी लिख लो, यू वोंट बी एबल टू केशवानंद भारती को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप बेसिक स्ट्रक्चर लिख सकते हो, आप सब कुछ लिख सकते हो, पार्लियामेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो, थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हो। बट जहाँ पे उसने डीपीएसपी पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी क्या है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपको 51A के बारे में लिखना है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो 51A से रिलेटेड आपको चीज़ें लिखनी है, तो ये क्वेश्चन आपको देगा ही देगा मार्क्स। तो मैं बस आपको यही कह रहा हूँ कि ऑलवेज चूज अ मोर फैक्चुअल क्वेश्चन कंपेयर टू मोर ऑफ अ थिंकिंग बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो जैसे ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये इसका चॉइस करना बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन इंडिया। अब ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आपका है, आप एक तो है डीपीएसपी का आर्टिकल 48A, फिर आता है 51AG, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, और फिर आता है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 भी आप लिख सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछा है तो यू स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आप इन सब आर्टिकल्स के बारे में लिख दो। आर्टिकल 19 राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी में आप लिख सकते हो फॉरेस्ट रिलेटेड राइट्स वगैरह वर्सेस सिविलियन राइट्स, तो इक्वालिटी वाला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। ज़्यादातर ये क्वेश्चन इन 3 पॉइंट्स के अंदर बैठ जाएगा, 48A, 51AG एंड 21 राइट टू लाइफ।
फिर आता है व्हाट इज़ बायो एनर्जी, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, हाँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मस्ट है, ठीक है 11 मार्कर में। कंक्लूजन आपको बेसिक जो पता ही होगा कि कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, आपके आंसर्स में एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि यार सामने वाला जो ऑफिसर है थोड़ा सा पॉजिटिव है। बिना कंक्लूजन के अगर मैं आपसे बोलूँ 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी, उसके बाद होता है कंक्लूजन, उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। किसी वजह से आप इंट्रोडक्शन भूल भी गए तो बॉडी और कंक्लूजन आपको संभाल लेता है। इंट्रोडक्शन लिखने के 4 तरीके होते हैं। इंट्रोडक्शन में आता है कोई भी टाइप का करंट इवेंट अगर हुआ हो, फिर डेफिनेशन किसी भी चीज़ की, मेजॉरिटी बच्चे डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अगर आपको 5 सवाल दिए हुए हैं इस केस में, तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हो अच्छा सा। कभी आप डेफिनेशन से शुरू करो, कभी आप करंट अफेयर से शुरू करो, कभी कोई स्टोरी लाइन से शुरू कर सकते हो आप, कैसे कुछ हुआ था, फेमस कोई चीज़ हो, कभी कोई लेजिस्लेशन या कानून कुछ पास हुआ हो, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेड, ऐसा करके आप लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन आपका कैचिंग एरिया होता है, सामने वाला आपको कैच करता है, उसको आपका नॉलेज का रिफ्लेक्शन इसी आंसर में देखने को मिलता है जो 11 मार्कर के सवाल हैं। तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि उसकी, जैसे आप साइंस के केस में तो आपको डेफिनेशन ही शुरू करना पड़ेगा, वहाँ करंट का कोई केस नहीं है। पर जब एनवायरनमेंट का कुछ आता है या जब पॉलिटी का कुछ आता है तो आप उसमें करंट डाल सकते हो। या कोई ट्राइबल के रिलेटेड इशू आ गया, व्हाट आर डिफरेंट ट्राइबल इशूज़ ऑफ मध्य प्रदेश, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश कैबिनेट टू का डिसीजन टू गिव XYZ थिंग, ऐसा करके। तो आप अगर ऐसा स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सामने वाले का थोड़ा सा, क्योंकि यार आप उसकी नज़र से सोचो, उसे 20-25 हज़ार कॉपियाँ चेक करनी है, वो 1 महीना उन्हें लग जाता है। वो रोज़ सुबह आता है, वो तुम्हारा डेफिनेशन देखता है, उसमें आधी मिस्टेक है, इंग्लिश में मिस्टेक है, ये है, तो सामने वाले का माइंड फ्यूज़ नहीं होगा क्या? तो वो सामने वाला क्या करेगा कि यार उसको थोड़ा अगर कैची दिख जाए कोई भी चीज़ कि यार हाँ यार ये इसने बहुत सही लिखा है, करंटली से शुरू किया है, ऐसा कुछ शुरू किया है, तो वो एक कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे मुझे मार्क्स छीन कर लेकर आने हैं सामने वाले से, जो एग्जामिनर है। जो कॉपी है वो आपका प्लेग्राउंड है, आपको बहुत ध्यान से उस चीज़ को मैनेज करना है कि यार मेरा सारा चीज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए। मेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो, मेंस अचीव कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में एकदम हीरो बने हुए हो, वो MPPSC नहीं होता। आपको मार्क्स लेकर आना है, आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कैसे सामने वाला मुझे मार्क्स देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मैंने कई लोगों को देखा है जो 4-4, 5-5 साल से MPPSC मेंस लिख रहे हैं, पर एक बार भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया, या इंटरव्यू कॉल आ गया तो फिर बाहर इसलिए हो गए क्योंकि ओवरऑल मार्क्स कम बैठ रहे थे। तो मार्क्स लेकर आना इंपॉर्टेंट कला है, इट इज़ आर्ट एंड यू शुड लर्न इट, ओके। फिर दूसरा सवाल है बायो एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी क्या होते हैं, ऑल्सो हाईलाइट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आपका इस क्वेश्चन में देखो फिर से, अब 11 मार्क्स का है तो आप मान के चलो 2 यहाँ पे मिल सकते हैं, 3 यहाँ मिल सकता है, 3 यहाँ मिल सकता है, 3 यहाँ मिल सकता है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा कम पकड़ लो, वैसे 3 मार्क्स मेरे ख्याल से होगा। तो बायो एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये पूरा आपका बायो एनर्जी, वो बायो एनर्जी आपको अच्छे से रेडी करना है। बायोमास इसके अंदर आता है, फिर इसके अंदर मेरे ख्याल से आपका बायो इथेनॉल आता है, फ्यूल वुड आता है, बायोगैस आता है। डिसएडवांटेज ये हो जाते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है, क्योंकि बायो एनर्जी का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है, CH4 होता है, राइट। तो वो CH4 का मैंने बताया अभी ग्लोबल जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वो 40-80 के आसपास है, तो वो भी एक खतरनाक गैस हो गया, ठीक है। तो आप इसको समझ के लिख सकते हैं। देन हाउ इज़ ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्टिंग द वर्ल्ड नाउ एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी ग्लोबल क्लाइमेट कैसा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब ये क्वेश्चन ये फैक्चुअल नहीं है, ये है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्वेश्चन में अभी क्या सिचुएशन है और आगे जाके क्या होने वाला, आप कितना भी लिख लो, कितना भी स्पेक्ट्रम लिख लो, कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ही होगा, क्योंकि सामने वाला का जो मॉडल आंसर की है और जो आपका आंसर की है उसमें कुछ ना कुछ मिसमैच होगा, और जहाँ मिसमैच हुआ उसने आपके मार्क्स काटे। तो स्टिक विथ फैक्चुअल, लीव अगर ऑप्शन में मिलता है तो। साइंस में तो ऑप्शन है नहीं आपके पास लीव का, आपको तो 10 के 10 ही करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, हाउ इज़ ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्टिंग द वर्ल्ड नाउ, क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपको अफेक्ट हमेशा देखो, कभी भी आपको आंसर्स लिखने इस टाइप के बड़े वाले, तो बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करो,
जैसे अफेक्टिंग द वर्ल्ड नाउ, कैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, टाइफून्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये पहला इम्पैक्ट हो गया। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या कहीं जानवरों का माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हो हाँ इंडिया में एलिफेंट्स का माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। फिर आप और क्या कह सकते हो, इसमें क्या ह्यूमन माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। स्मॉल स्केल या स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स जो है ना, SIDS वाला कॉन्सेप्ट कि स्मॉल जो आइलैंड्स हैं, जो तिवाहू करके जो आइलैंड नहीं है ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो पैसिफिक ओशन में है, ओशनिया और ये सब, तो वहाँ के जो आइलैंड है वो डूबते जा रहे हैं। उसमें अभी रिसेंटली किसी ने कॉन्फ्रेंस की थी, वो ज़मीन के अंदर जाके कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई सिचुएशन इतनी ख़राब है हमारी कि तो 1 आध फीट भी पानी बढ़ गया तो आइलैंड ही डूब जाएगा। तो ये अफेक्टिंग द वर्ल्ड है। तो ये आपको मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर आने हैं। अगर आप सिर्फ स्टिक किए कि हाँ साइक्लोन आ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, तो आप क्या एक ही डायमेंशन में घूम रहे हो। आपको डायमेंशन को ब्रॉड करना है। जब सामने वाला आपको वो जानना चाह रहा है यार कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। अब व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। क्या हो सकता है वो आप बताओ, सोचो किस किस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा तो पेस्ट अटैक भी बढ़ जाता है, क्योंकि रेलवे आपका जो एग्रीकल्चर का वो जो वाटर का साइकिल है वो गड़बड़ होगा, वाटर साइकिल गड़बड़ होगा तो पेस्ट रिलेटेड बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलेंगी। तो ये लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर है। और भी सारी चीज़ें सोच के आप लिख सकते हो उसमें। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सीधे कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है होमी जहांगीर भाभा का इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या क्या किया वगैरह वगैरह वगैरह, कौन सा अवार्ड मिला। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जितने भी आपको साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं यूनिट नंबर 7 में, उनके MPPSC की पेपर 3 में, आपको सबका उनका एक काम करना कि आप उनकी जितनी भी थीसिस है ना, जिन्होंने उन मेन फील्ड उनका कौन सा था, किस फील्ड में उन्होंने काम किया, कौन सा अवार्ड उन्हें मिला, क्या चीज़ उन्होंने डिस्कवर की। तो अगर आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो ना कि ही वॉज अवॉर्डेड दिस, उनका थीसिस इस चीज़ को लेके था, फिर उनका गाइड ये थे, उनका कंट्रीब्यूशन ये था। तो ऐसा करके मल्टीपल पॉइंट लिखोगे, सेम वही अगर मल्टीपल पॉइंट लिखोगे एग्जामिनर को लगेगा बच्चा नॉलेजेबल है, वो आपको कंपेल्ड टू गिव मोर मार्क्स, ठीक है। तो सारे साइंटिस्ट के साथ आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज़ द नीड फॉर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के लिमिटेशंस क्या हैं, बहुत पुरानी होती हैं। आपको ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मेरे ख्याल से NCERT या कहीं पे मैंने देखा था, ये पूरा एक अच्छा सा दिया हुआ है, वही शायद MPPSC ने भी सिलेबस वहीं से उठाया है, MP बोर्ड की कोई बुक है। नीड फॉर डेवलपमेंट क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ के दिक्कत क्या है, ठीक है, वो एक कॉमन क्वेश्चन है। हाईलाइट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय, पूछा है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय, तो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सारे इंस्टीट्यूशन। अब लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे 2 पेजेस मिले हैं, ये फर्स्ट पेज है आपके पास, ये सेकंड पेज है। अब किसी भी चीज़ को अगर आपने कम लिखा तो जाहिर सी बात है मार्क्स कटेंगे, तो पेजेस को लगभग इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, आधा आधा। पहला है IDSN, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इसके रोल, फंक्शंस, क्या क्या चीज़ इसने डिस्कवर करी, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ढूंढ लो इसको। देन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये सारा का सारा रिसर्च करता है आपका कितने प्रपल्शन होता है टाइप का, जितनी भी लॉन्च वगैरह का है वो श्रीहरिकोटा से होता है। वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई मेरे ख्याल से रिसर्च करता है कि कौन कौन से हम टाइप की सैटेलाइट वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे VSCC में बनता है। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, इसका अलग है। RR-CAT आपका इंदौर में हो जाएगा, लेज़र्स के ऊपर काम करता है, साइक्लोट्रॉन लेज़र्स वगैरह इसके पास, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें मुझे याद है। तो अब आपका काम क्या है, ये लोकेशन कहाँ पर है, काम क्या करता है, सब जगह का लोकेशन बड़ा ज़रूरी है। लोकेटेड इन दिस या हेडक्वार्टर्ड एट दिस। एग्जामिनर को क्या लगेगा, हाँ बच्चे को लोकेशन पता है, पहला आधा नंबर यहाँ दे दो, इसका रोल फंक्शंस दे दो, ये इस बॉडी ने कोई चीज़ रिसेंटली कोई काम किया हो, कोई फेमस चीज़ जिसके लिए बॉडी फेमस हो वगैरह वगैरह, या जो वो चीज़ पे काम कर रही है उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। ये 3-4 पॉइंट के हिसाब से लिखोगे, अपने आप इन क्वेश्चन में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो आपको मैंने ब्रीफ बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कौन कौन सी चीज़ें मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ये मेरे क्लास के ही बच्चे का एक था, जैसे उन्होंने लिखा डिफॉरेस्टेशन को रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंट चेंज। ये उतना क्लियर डेफिनेशन नहीं है, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। वेस्ट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डायरेक्ट डंपिंग टू एनवायरमेंट हजार्डस। अब यहाँ पर ना आपको इतना शॉर्ट नहीं लिखना है। वेस्ट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज लैपटॉप वेस्ट, वायर्स वगैरह वगैरह,
ये सारी जो चीज़ें रहती हैं इसमें डायरेक्ट डंपिंग या लैंडफिल में अगर भरते हो तो हजार्डस हो सकता है, तो आप वो लिख सकते हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्राइट लिख रखा था, नाइट्राइट नहीं होता, नाइट्राइट इसका आंसर होता है। शेल गैस वगैरह, तो ये कुछ देखो। अब एक और चीज़ आप याद रखना कि जो आपका मेन कॉपी रहेगा उसमें ये आपको 2 लाइन तो मिलेगी, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, है ना, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस लिखे रहेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1.2 है, फिर आपको लिखना है। तो ऑलवेज जैसे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, जैसे ये वर्ड एनर्जी है ना, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये एनर्जी वर्ड क्लियरली दिखना चाहिए। वर्ड क्लियरली दिखने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, और बड़ा लिखने के लिए आप अक्सर कोशिश करिए कि अगर आप जेल पेन यूज़ कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। जेल पेन भी नहीं होता तो कई डॉट पेन भी आते हैं जो थोड़े से स्मूथ नहीं चलते। जो स्मूथ चलते हैं ना उसमें आप राइटिंग ख़राब होती है। थोड़ा सा ऐसा पेन लेना जो थोड़ा सा स्मूथ ना चले, थोड़ा सा रफ़ चले, तो रफ़ में क्या होता है, राइटिंग आपकी थोड़ी इम्पैक्ट नहीं होती। फिर बाकी तो क्वेश्चंस उन्होंने सही लिखे थे, जैसे अब कौन सा लिख दिया, ये यहाँ पे चांदनी है ना, चांदनी और विंध्याचल, ये जियोथर्मल नहीं है भाई, ये तो आपका जियोथर्मल पूछा गया था, इन्होंने आप वो लिख दिया, थर्मल पावर प्लांट लिख दिया, राइट। फिर जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बढ़िया किया है ना कि ट्रॉफिक लेवल्स को डिकोड कर दिया डायरेक्टली, ऐसा मैंने बताया था आपको ऐसा। तो बाकी तो ठीक लिखी है चीज़ें, पर वही है कि आपको थोड़ा सा, जैसे मैं आपको 11 मार्कर का बताना चाह रहा हूँ, है ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट कंसर्न एज इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, दिस इज़, अभी देखिए वर्ड क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जामिनर का अगर हाथ रुका उसने मार्क्स काटा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, उसका हाथ नहीं रुकना चाहिए, उसका सीधा सीधा उसका फ्लो इतना आसान होना चाहिए। हिडन डेट वी ह्यूमंस द रीजन बिहाइंड दिस डिज़ास्टर, राइट। तो अभी क्लाइमेट चेंज को हम डिज़ास्टर कंसिडर नहीं कर सकते, हाँ, इट इज़ इम्पैक्टिंग अवर अर्थ। फिर उसके बाद कॉजेज़, अब जैसे यहाँ 1 पॉइंट लिखा है ना, मैं यही चीज़ आपको कह रहा था कि ये जो 1 पॉइंट है, अगर आप यहाँ से लिखेंगे ये 1 ये 2, भाई थोड़ा सा स्पेस ही तो छूट रहा है, पर वो सारे पॉइंट क्लियरली दिखेंगे आपको, राइट। फिर यहाँ पर आप जो भी और आगे पॉइंट है तो वो थोड़ा सा इस लाइन से थोड़ा सा दूर रखो, ताकि वो क्लियरली, यहाँ पे जो स्पेस खाली है ना, ये तो वेस्ट ही हो रहा है स्पेस, ये स्पेस वेस्ट हो रहा है, तो आप आंसर को थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दो, पर उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा दो, ठीक है। इस टाइप के वर्ड नहीं लिखने हैं, गोना, विटनेस, ये जो आपके अर्बन स्लैंग है ना, जो व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज है, वो वाली नहीं लिखनी भैया। यहाँ पे गोइंग टू, ये प्रॉपर जो इंग्लिश वर्ड है वही लिखने हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये नहीं समझना है कि वो हिंदी मीडियम से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आप उन लोगों से कॉम्पिटिशन में हो जो बेस्ट इन द फील्ड है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को अक्सर ऐसा लगता है हम कुछ भी लिखेंगे, सामने एग्जामिनर को क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई कॉलेज के हिसाब से वही चल रहा है। उन्होंने जब 4 साल कॉलेज किया मध्य प्रदेश में, बीए किया, बीएससी किया, वो मेजॉरिटी कॉलेज में अभी फैकल्टी जो है वो हिंदी मीडियम के ही हैं। वो इंग्लिश मीडियम की कॉपियों को ऊपर से चेक कर देते हैं, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ऊपर से इंग्लिश मीडियम वालों को लगता है कि हमारी वोकेबलरी बहुत लिमिटेड है, हम एक लाइन में ज़्यादा बातें कह देते हैं, जितना हिंदी मीडियम को पूरी मात्रा वात्रा और सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। तो कंटेंट इज़ किंग, कंटेंट अच्छा है, एमपीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कंटेंट कुछ भी लिखा उल्टा सीधा तो सब गड़बड़ है। मेजॉरिटी बच्चे कंटेंट इसलिए अच्छे नहीं लिख पाते क्योंकि उनके पास कंटेंट होता ही नहीं है, इसलिए नहीं लिख पाते, क्योंकि टीचर पढ़ाते ही नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका टीचर ने कोई चीज़ नहीं पढ़ाई है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, और वो चीज़ आपको अच्छे से रेडी करनी है, तो आप खुद से नेट पे सर्च करके नोट्स बना लो, क्योंकि नेट पे इतना कुछ अवेलेबल है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखो कि कंटेंट इज किंग, कंटेंट पे ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो दिस वाज हिज स्कोर 44.5 आउट ऑफ 150। आराम से इस केसेस में अगर आपको 75+ या 85+ मिल रहा है तो आप गेम में हो, ठीक है। 45.5 तो बहुत कम है, क्योंकि हाँ, अब इस बच्चे का मेरे ख्याल से शायद रेडी था नहीं उतना, क्योंकि अब इसने 6-8 महीने पहले ही क्लासेस ज्वाइन की थी। प्रीलिम्स निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो मेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, फाइन। तो डेट्स इन टुडेज़ वीडियो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक या शायद कुछ दिनों बाद मैं आपको जो इस संडे को टेस्ट हुआ था, इस सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था कल, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। वो और अच्छा मॉक टेस्ट हमने बनाया था, वो थोड़ा टफ भी है इसके कंपैरिजन में। यहाँ तो थोड़ी चीज़ हमने ईजी डाल दी थी। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, इंटरेस्टेड, तो हम इसका ऑनलाइन वर्जन भी है हमारे पास। यू कैन मेल अस एट nidishacademy@gmail.com एंड वी विल सेंड यू द डिटेल्स। फीस स्ट्रक्चर इसका 5000 के आसपास रहेगा फॉर 29 टेस्ट।
एंड आपको इस तरह से आपकी कॉपी जो जैसा ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, इसी तरह से आपकी कॉपी आपको चेक होके मिल जाएगी। ओके, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश एकेडमी। आपकी मेंस